नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की हमें क्या ज़रूरत है, संविधान कहाँ से लिया गया, संविधान क्या है, इन तमाम प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे व्याख्यान का मुख्य टॉपिक है भारत के संविधान का निर्माण। आज़ादी से पहले भारत का शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं अधिनियमों द्वारा चलाया जाता था। आज़ादी के बाद या आज़ादी के दौरान ही भारतीय राजनेताओं ने ये अनुभव किया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया जाए। इसके लिए अनेक बार ब्रिटिश सरकार के सामने भी याचना प्रस्ताव रखे गए। अनेक बार कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशनों में इस बात पर विचार विमर्श किया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा ही बना होना चाहिए। भारत के संविधान निर्माण का विकास। भारतीय संविधान निर्माण की विकास यात्रा में हम सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार ये कहा था, भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाए, विदेशियों के द्वारा भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में श्रीमती एनी बेसेंट एवं तेज बहादुर स्प्रू ने भी पहल पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाए, इसका उल्लेख किया गया था। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू सहित कुल 9 सदस्य थे और इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में भारतीय संविधान के संबंध में जो मूलभूत जो बातें थी उनमें लिखी गई और उन मूलभूत बातों में प्रमुख यही थी, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, भारत को एक डोमिनियन सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को पेश किया गया, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में अनेक बातों का उल्लेख किया गया। नंबर 1, भारत के संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2, संसदीय शासन प्रणाली। इस रिपोर्ट में भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह ब्रिटिश सरकार के समान ही संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया। नंबर 3, मूल अधिकार। इस रिपोर्ट में मूल अधिकारों का भी विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया। नंबर 4, अवशिष्ट शक्तियां। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बाद जो शक्तियां बच जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां, उन्हें इस रिपोर्ट में कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि
जो माइनॉरिटीज़ हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, इनको भी संरक्षण दिया जाए, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो नेहरू रिपोर्ट की अधिकांश बातों को स्वीकार कर लिया गया। इसी क्रम में 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस कराची अधिवेशन में भी भारतीय संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1940 में तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव में मुख्यतः मुस्लिम हितों का उल्लेख किया गया था, अर्थात इस प्रस्ताव में मुस्लिम समुदाय को अलग से आरक्षण देने की बात भी स्वीकारी गई थी। इसके साथ साथ अगस्त प्रस्ताव में भारतीय द्वारा जो संविधान सभा की मांग की गई थी, उस मांग को भी पहली बार उस मांग को भी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नया प्रस्ताव लाए, क्रिप्स प्रस्ताव। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सदस्य था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत आया। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने भारत को अपनी ओर द्वितीय विश्व युद्ध में लुभाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। मार्च 1942 में इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी संविधान निर्माण के संबंध में परिचर्चा की गई। इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होना ही चाहिए। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में ब्रिटेन का तात्कालिक प्रधानमंत्री एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भारत में भेजा। इस उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, जो ब्रिटिश मंत्री के साथ साथ भारत सचिव भी था। नंबर 2 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नंबर 3 एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य भारत में आए
और इसे ही कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1946 के लगभग ये भारत में आए। जब ब्रिटिश कैबिनेट के तीनों सदस्य भारत में आकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में अनेक बातों का उल्लेख किया गया, लेकिन मुख्य बात उस रिपोर्ट की मुख्य बात थी भारतीय संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाए, लेकिन इसके पहले भारत एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इस रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का मुख्य रूप से प्रावधान किया गया था। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में भारत विभाजन की बात भी स्वीकार की गई थी, लेकिन इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान सभा का गठन था। इस रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का जो प्रारूप दिया गया है वो इस प्रकार है। इस रिपोर्ट में कहा गया था, मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होना चाहिए। नंबर 2, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांतों, क्योंकि उस समय भारत में 11 प्रांत थे, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रांतों की सीटों का बंटवारा करते समय प्रांतों को 3 समुदायों में विभाजित किया गया: मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों से, वहाँ की प्रत्येक प्रांत में विधानसभा होती थी, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही अप्रत्यक्ष विधि अर्थात एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाते हुए विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। तो प्रांतों से संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने जाने थे वो अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाने थे। इसके साथ साथ उस समय जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों से भी संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाने थे। देशी रियासतों से सदस्यों का चुनाव परामर्श के द्वारा होता था, क्योंकि देशी रियासत का मुखिया राजा होता था, तो राजा की परामर्श से ही, राजा की सलाह से ही रियासतों से सदस्य चुनकर भेजे गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनेगी, वह उस संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होंगे। उस संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होंगे। इसके साथ साथ इस कैबिनेट रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो कुल सदस्य 389 होंगे, उनका विभाजन किस प्रकार किया जाए। तो उन्होंने बताया कि उस समय कुल प्रांतों की संख्या 11 थी, तो उन्होंने बताया कि 389 में से 292 सदस्य प्रांतों से चुने जाने हैं। इसके साथ साथ उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थीं। 565 देशी रियासतों से संविधान सभा के लिए 93 सदस्यों को चुना जाना था। इसके साथ साथ
उस समय 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, जिन्हें आज हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। चीफ कमिश्नर क्षेत्र की संख्या भी 4 थी। तो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से संविधान सभा के लिए 4 सदस्यों को चुना जाना था। इस प्रकार प्रांतों संविधान सभा को प्रांतों, देशी रियासतों एवं चीफ कमिश्नर क्षेत्र में बांटा गया और टोटल कुल संख्या 389 थी। जो उस समय जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे प्रमुख, उनकी संख्या 4 थी, जो निम्न थे: दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा जो राजस्थान में स्थित है, नंबर 3 कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित है, नंबर 4 बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में अवस्थित है। तो उस समय 4 की चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे: दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इस कैबिनेट मिशन योजना के प्रारूप के अनुरूप ही जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा का गठन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, उन सदस्यों के क्या क्या नाम थे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। यह भी पूछा जाता है कि देशी रियासतों से संविधान सभा के लिए सदस्य का चुनाव कैसे हुआ। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितने थे, उनके नाम बताइए। और ये भी पूछा जाता है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ या संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सभी को धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।